तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहें। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? दोस्तों मराठा शासक शिवाजी की सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है और अपने राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल यानी कि मंत्रिमंडल का गठन किया था और उनके मंत्रिपरिषद में 8 मंत्री थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, शिवाजी, यानी कि अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के शासन की जो महान सफलता दोस्तों थी वो थी कृषि के क्षेत्र में, और उसने नहरों और कुओं को खुदवाकर सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था की थी और लोक निर्माण के लिए एक बड़ा विभाग स्थापित किया जो सरकारी निर्माण कार्यों की देखरेख करता था। उसने कई नहरों की मरम्मत करवाई और कई नई नहरें खुदवाई। तो उससे यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक भारत में सबसे ज्यादा जो है नहरों के नेटवर्क के लिए जाना जाता है। अगला दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? दोस्तों पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाली व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किया था और शाहजहां ने 1632 ईस्वी में कासिम खां के नेतृत्व में हुगली पर अधिकार के लिए एक विशाल सेना भेजी और पुर्तगालियों को परास्त कर कासिम खां ने हुगली पर अपना अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न दोस्तों है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों विलियम बेंटिंग का कार्य 1828 से लेकर 1835 तक था और जब वह भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उस समय ठगों का आतंक फैला हुआ था और बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमन को 1830 ईस्वी में ठगों का अंत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी और कैप्टन स्लीमन ने ठगों का कठोरता से दमन कर दिया था। तो उससे यहां पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमन। अगला दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? दोस्तों लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी और 21 नवंबर 1878 को लिटन की इस आक्रामक नीति के कारण जो है द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो यहां पे दोस्तों राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। अगला दोस्तों 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? दोस्तों 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगों को पेश किया था और उन्होंने घोषणा की कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और वायसराय से आश्वासन न मिलने पर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 जो है अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी की ओर उन्होंने प्रस्थान कर दिया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर जो है गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दांडी। अगला है दोस्तों, साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है 1922 में साराबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला दोस्तों, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आचार्य जीबी कृपलानी 1947 में भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता भी जो है इन्होंने की थी। तो उससे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और संस्थापक की दोस्तों बात करें तो एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया तथा ब्रिटिश सरकार को सशक्त चुनौती दी थी। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात जो है उनके छोटे भाई बाबू अमर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से विद्रोह को जारी रखा। तो यहां पे दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों है। दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। तो यहां पे ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही है, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट दोस्तों है आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का निर्माता माना जाता है और इन्हीं के प्रयासों से बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाया गया था। और तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला है दोस्तों बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? दोस्तों 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह इसके सचिव बनाए गए थे। तो ऑप्शन ये दोस्तों हमारा यहां पे सही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। अगला है दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? दोस्तों 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी और पटना कॉलेज के उत्तरी भवन में ही जो है डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? दोस्तों बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में श्रीकृष्ण सिंह ने किया था। तो श्रीकृष्ण सिंह के द्वारा 1923 में जो है स्वराज दल का जो है गठन किया गया था। और अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों तो स्वराज पार्टी का गठन जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला दोस्तों अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों अशोक के अभिलेखों में उसे देवान प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय या देवनाम या प्रियदर्शी आदि नामों से उसको संबोधित किया गया था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न दोस्तों है इनमें से कौन गुप्त काल में औषध के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? दोस्तों सुश्रुत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे और उनको शल्य चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुश्रुत। नेक्स्ट दोस्तों है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दोस्तों खरोष्ठी लिपि प्राचीन काल की 2 लिपियों में से एक है, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, खरोष्ठी। नेक्स्ट दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? दोस्तों गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित था और यह उत्तर भारतीय व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र था और यहां से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार किया जाता था। तो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट दोस्तों है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी और उसने
रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी और जहांगीर ने छवि, चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों आदि के प्रयोग की पद्धति को अपनाया था। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, जहांगीर के समय में। अगला दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? दोस्तों अकबर जानता था कि एक शक्तिशाली सेना के बिना वह अपने साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार नहीं कर सकता और ना ही उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता था। अतः मनसबदारी प्रथा के आधार पर उसने अपनी सेना को संगठित किया और मनसबदारी सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार दर्जा और पद के अनुसार घुड़सवार रखता था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन वी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से जनजात और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील गुजरात, गद्दी हिमाचल, सी कोटा तमिलनाडु, डी टोडा केरल। दोस्तों भील का जो संबंध दोस्तों है वो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, कोटा तमिलनाडु में, टोडा तमिलनाडु में। दोस्तों यहां पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन डी, टोडा जो है ये सम्मिलित नहीं है। टोडा दोस्तों जो है ये तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया जा रहा है? तो दोस्तों यहां पर मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, दिल्ली मुंबई। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? दोस्तों बिहार में रोहतास जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। ये मुंगेर, जमुई, नवादा जिले धारवाड़ भू-स्तरीय रचना से निर्मित हैं। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, रोहतास। और नेक्स्ट दोस्तों है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? दोस्तों बिहार राज्य के 12 जिले गंगा के किनारे स्थित हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। तो दोस्तों यहां पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, 12 जिले। तो दोस्तों ये थे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।